जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका लर्न फॉर यूपीएससी के इस चैनल में। अपरिहार्य कारणों की वजह से पिछले कुछ दिनों से वीडियो नहीं आ पा रहा था, लेकिन अब वीडियो लगातार आते रहेंगे यूपीएससी पीटी तक। तो चलिए, जो पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 51 से रह गया था उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह विषुवत वृत्त पर स्थित एकमात्र वायुदाब एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है जहां व्यापारिक पौने मिलती हैं। यह कथन सही है। जो अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र होता है, जिसे ITCZ भी कहते हैं, ये विषुवत वृत्त पर स्थित एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में व्यापारिक पौने मिलती हैं, अतः इस क्षेत्र में जो वायु ऊपर की ओर उठती हैं, इसमें उसे ही व्यापारिक पौने कहते हैं। दूसरा कथन है, शीत ऋतु में ITCZ उत्तर की ओर खिसक जाता है और इसलिए पौनों की दिशा दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में बदलकर उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। यह कथन गलत है। इसमें देखें तो शीत ऋतु में ICZ दक्षिण की ओर खिसक जाता है। इसी के अनुसार पवनों की दिशा उत्तर पूर्व से बदलकर दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाती है। यही उत्तर पूर्व मानसून कहलाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है। इसमें कथन लिखा हुआ है, यह काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ने वाला एक प्राकृतिक जल डमरू मध्य है। यह यूरोपीय भाग को इस्तांबुल व तुर्की के एशियाई भाग से पृथक करता है। उपरोक्त जानकारी का उपयोग करके जल डमरू मध्य की पहचान कीजिए। इसमें ऑप्शन देखते हैं, बायोस्फोरस जल डमरू मध्य, युकाटन जल डमरू मध्य, सी है बाब अल मंडेल जल डमरू मध्य, और चौथा है बेरिंग जल डमरू मध्य। अगर जो इस कथन को देखें उसके हिसाब से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोस्फोरस जल डमरू मध्य। ये इसलिए ये क्वेश्चन बना है क्योंकि अभी हाल ही में तुर्की ने अपने 2 रणनीतिक जल डमरू मध्य, जो बोस्फोरस और डार्डानेस के माध्यम से नौसैनिक मार्ग पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को लागू करने का निर्णय लिया है। यह कदम उन्हें भूमध्य सागर और काला सागर के बीच रूसी युद्धपोतों के आगमन को सीमित करने की अनुमति प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें पहला कथन है, इसका उद्गम मानसरोवर झील के पास कैलाश श्रेणी के चियांगबुंडुंग ग्लेशियर से होता है। यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, यह नदी सिसंग के नाम से भारत में प्रवेश करती है। यह भी कथन सही है। तीसरा है, यह अंत में पद्मा नदी में मिल जाती है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह भी कथन सही है। बंगाल में ब्रह्मपुत्र नदी को पद्मा नाम से भी जाना जाता है, ऐसा क्वेश्चन बनता है। चौथा कथन है, मानस नदी इसके बाएं तट की सहायक नदी है। यह कथन गलत है। अगर जो इसमें देखें तो असम घाटी में अपनी 750 किलोमीटर की यात्रा में ब्रह्मपुत्र नदी में कई सहायक नदियां आकर मिलती हैं। इसके बाएं तट की प्रमुख नदियों को अगर जो देखें तो नदियां बूढ़ी दिहिंग और धनसारी जो दक्षिण में है, जबकि दाएं तट पर मिलने वाली महत्वपूर्ण सहायक नदियां में सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संकोच है। इसलिए यह कथन गलत हो जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी इसमें, क्योंकि गलत पूछा, कौन सा कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि भूमि और जल के विभेदित तापन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भूमि की सॉरी अपेक्षा दर देर से गर्म या ठंडा होता है। यह कथन सही है। स्थल की अपेक्षा जल देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है।
जल और स्थल के इस विभेदितापन के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न ऋतुओं में विभिन्न वायुदाब प्रदेश विकसित हो जाती हैं। दूसरा कथन है, मानसूनी पवनों की दिशा में उत्क्रमण के लिए भूमि और जल का विभेदितापन उत्तरदायी है। ये भी कथन सही है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेवा भू आकृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें पहला कथन है, ये भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। ये कथन गलत है। दूसरा कथन है, ये नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निपेचों की एक मोटी परत है। ये भी कथन गलत है। तीसरा कथन है, ये केसर की एक स्थानीय किस्म जाफरान की खेती के लिए उपयोगी है। ये कथन सही है। उपरोक्त में से सभी कथन, केवल एक ही कथन सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए, इसमें जो कश्मीरी हिमालय करेवा भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है। करेवा हिमनद चिकनी मिट्टी न कि जलोढ़ निक्षेप के और दूसरे पदार्थों के हिमोड़ व पर मोटी परत के रूप में जमाव को कहा जाता है। करेवा जाफरान की खेती के लिए भी उपयोगी होता है, जो केसर के एक स्थानीय किस्म है। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक भौगोलिक क्षेत्र जिसमें पूरे वर्ष उच्च आर्द्रता के साथ बादल छाए रहते हैं और भारी वर्षा होती है। इस क्षेत्र में कोई विशिष्ट शीत ऋतु नहीं होती है तथा पूरे वर्ष तापमान की रेंज एक समान रहती है। साथ ही महोगनी एवं आपसून वृक्ष इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण वनस्पतियां हैं। उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र का वर्णन किया गया है? इसमें ऑप्शन देखते हैं। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, मध्य एशियाई क्षेत्र, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका का अटलांटिक तट, और डी है भूमध्य सागरीय क्षेत्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, क्योंकि ऊपर वाला परिपेक्ष्य भूमध्य रेखीय क्षेत्र के बारे में वर्णन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व तीन प्रमुख नदी तंत्रों नर्मदा, जोहिला और सोन नदी का उद्गम स्रोत है? पंचमढ़ी ये नहीं है, अचानक कर्मा, अमरकंटक ये है। इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। आगे का दोनों गलत है, क्योंकि कोई पुल बना नहीं है इसमें, तो ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वे अवसादी चट्टानें हैं जो हिमानी निपेक्ष से निर्मित होती हैं। भारत में पाए जाने वाले गोंडवाना श्रेणी के तलछटों के प्रतिरूप दक्षिणी गोलार्ध के 6 विभिन्न स्थल खंडों में मिलते हैं। यह पुरातन जलवायु और महाद्वीप के विस्थापन के स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। उपर्युक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस चट्टान का सर्वोत्तम वर्णन करता है? इसमें देखते हैं ऑप्शन इसमें पहला है झावा, दूसरा टीलाइट, तीसरा संगमरमर और ऑप्शन डी क्वार्टरजाइट। इसका सही उत्तर देखें तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, टीलाइट। अगर जो इसमें देखें तो गोंडवाना श्रेणी के तलछटों की यह एक समानता स्पष्ट करती है कि इन स्थल खंडों के इतिहास में भी समानता रही है। हिमालय निर्मित टीलाइट चट्टानें पुरातन जलवायु और महाद्वीपों के विस्थापन के स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपर निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ अफवाह तंत्र लिखा हुआ है और दूसरी तरफ उनकी विशेषता लिखी हुई है। इसमें पहला है वृक्षाकार, इसके सामने इसकी विशेषता है, नदियां किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हैं। इसमें देखें तो ये गलत है, क्योंकि जो वृक्षाकार होता है वो अपवाह प्रतिरूप वृक्ष की शाखाओं के अनुरूप हो, उसे वृक्षाकार प्रतिरूप कहते हैं। यह मंद ढाल वाली भूमि क्षेत्र से निर्मित होती है। हिमालय की नदियां वृक्षाकार प्रतिरूप के अनुसरण करती हैं।
दूसरा है अभिकेंद्रीय, और इसकी विशेषता है जब सभी दिशाओं से नदियां आकर किसी झील या गर्त में विसर्जित हो जाती हैं। ये कथन सही है। जैसे कोई झील या ताल है, गर्त, उसमें चारों तरफ से नदियां आके विसर्जित हो जाती हैं, उसे अभिकेंद्री कहते हैं। तीसरा है जालीनुमा। इसकी विशेषता ये है कि जब मुख्य नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हैं तथा सहायक नदियां उनके समकोण पर मिलती हैं, यह भी इसकी विशेषता है। इसलिए ये कथन सही हो जाता है। जैसे कोई नदी बह रही है और उसके समकोण पे आके कोई नदियां मिल जाती हैं, तो ये जालीनुमा आकृति बन जाती है। उपरोक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की प्रॉपर्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है यह बाहरी पतली परत है जिसकी मोटाई 200 किमी तक है। ये कथन गलत है, क्योंकि इसकी मोटाई 30 से 50 किमी तक होती है। दूसरा कथन है महाद्वीपीय प्रॉपर्टी का निर्माण बेसाल्टिक शैलों से होता है। ये भी कथन गलत है, क्योंकि इसका निर्माण बेसाल्ट के शैलों से निर्मित होता है, जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम होते हैं, जिसे सीमा भी कहते हैं। तीसरा है समुद्र तल का निर्माण ग्रेनाइट शैल से होता है। ये भी कथन गलत है। सॉरी, ये समुद्र तल का निर्माण जो होता है वो बेसाल्ट से होता है, जिसमें सिलिका और मैग्नीशियम होते हैं। और महाद्वीपीय जो इनका होता है निर्माण, वो सिलिका और एल्युमिनियम से होता है, जिसे सियाल भी कहते हैं। तो इसमें ये तीनों कथन गलत है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा, कौन सा कथन गलत है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, तीनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु को पूर्णतः संतृप्त कहा जाता है जब निरपेक्ष आर्द्रता 100 ग्राम मिली क्यूब होती है। इसमें देखें तो ये गलत स्टेटमेंट है। दूसरा है सापेक्ष आर्द्रता 100% होती है। ये सही है, क्योंकि अगर जो समझते हैं इसमें, गर्म वायु ठंडी वायु की तुलना में अधिक जलवाष्प धारण कर सकती है। इसलिए यदि वह अपनी संवहनी क्षमता को केवल आधी मात्रा में वहन करती है तो सापेक्ष आर्द्रता 50% होगी। वहीं अगर ये देखें विषुवत क्षेत्र में प्रातः के समय सामान्यतः 80% से अधिक सापेक्ष आर्द्रता होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि वायु अपने संवहनी क्षमता के 4/5 भाग जलवाष्प को धारण किए हुए है, जबकि सापेक्ष आर्द्रता 100% तक पहुंच जाती है। जब वायु पूरी तरह से संतृप्त हो जाती है तो इसलिए ये 100% सांद्रता कहलाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगाणुरोधी प्रतिरोध के वैश्विक विकास, संचरण और प्रसार के निम्नलिखित में से कौन सा योगदान करता है? इसमें पहला है अस्वच्छता, वाहित मल और अपशिष्ट बहिस्राव। ये सही है। दूसरा है फार्मास्यूटिकल्स उत्पादन से जनित बहिस्राव एवं अपशिष्ट। ये भी सही है। तीसरा है फसल उत्पादन में रोगाणुरोधी दवाओं एवं खाद का उपयोग। ये भी सही है। चौथा है पशुगत उत्पादन में निर्मुक्त बहिस्राव एवं अपशिष्ट। ये भी सही है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, 1, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है अन्य ग्रहों का गोलाकार होना, विभिन्न स्थानों पर सूर्योदय एवं सूर्यास्त का विभिन्न समय। तीसरा चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया। उपर्युक्त कथन में से कौन से पृथ्वी के गोल होने का प्रमाण प्रदान करता है? इसमें देखें तो दूरबीन के द्वारा किए गए सभी अवलोकनों से ज्ञात होता है कि ग्रह, सूर्य, चंद्रमा, उपग्रह के तारे जिस भी कोण में देखे जाते हैं उनकी आकृति वृत्ताकार होती है। ये वास्तव में गोलाकार है। समरूपता के अनुसार पृथ्वी एकमात्र अपवाद नहीं हो सकती है, इसलिए यह कथन सही है। दूसरा कथन में देखते हैं तो विभिन्न स्थानों पर सूर्योदय और सूर्यास्त विभिन्न समय पर होते हैं।
जैसे जैसे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पूर्व के स्थानों पर और सूर्य पश्चिम की तुलना में पहले दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। यदि पृथ्वी सपाट होती तो पूरे विश्व में सूर्योदय और सूर्यास्त एक समान होता, इसलिए ये भी कथन सही है। तीसरा कथन में देखें तो चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पृथ्वी की पड़ने वाली छाया सदैव वृत्ताकार ही होती है। यह किसी वृत्त के चाप के समय घेरा बनाती है। केवल एक गोलाकार पिंड ही ऐसी वृत्ताकार छाया बना सकती है, इसलिए यह भी कथन सही है। इसमें देखें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, यानी तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विसर्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये ऐसे चैनल प्रतिरूप हैं जो प्रायः किसी नदी के युवा अवस्था से संबद्ध है। ये कथन गलत है। विसर्प एक स्थल रूप न होकर एक प्रकार का चैनल रूप है। विस्तृत बाढ़ व डेल्टा मैदानों में नदियां शायद ही सीधे मार्गों से बहती होंगी। बाढ़ एवं डेल्टा मैदानों पर लूप जैसे चैनल प्रारूप विकसित होते हैं, जिन्हें विसर्प कहा जाता है। ये नदियां ही वृद्धावस्था से संबंध रखती हैं। दूसरा कथन है, झेलम अपनी युवा अवस्था में श्रीनगर के समीप विसर्प का निर्माण करती है। ये कथन सही है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार पर प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, किसी देश के अंतर्देशीय जलयान दूसरे देश की किसी भी जलमार्ग से परागमन कर सकते हैं। यह कथन गलत है। इस प्रोटोकॉल के अंतर्गत किसी देश के अंतर्देशीय जलयान दूसरे देश के विशिष्ट जलमार्ग में परागमन कर सकते हैं। इसमें देखें तो ये कथन सही नहीं है। दूसरा कथन है, यह समग्र रूप से भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अधीन है। ये कथन सही है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्य संघ राज्य क्षेत्रों को मैंग्रोव वन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, यानी घटते हुए क्रम में। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, इसमें देखें तो ये लगभग 616 वर्ग किलोमीटर में है। महाराष्ट्र का देखें तो ये लगभग 324 वर्ग किमी है। पश्चिम बंगाल का देखें तो ये लगभग 2114 वर्ग किमी है। और वहीं गुजरात का देखें तो ये लगभग 1175 वर्ग किमी का है। अगर जिसको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले आएगा पश्चिम बंगाल, फिर गुजरात, फिर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, उसके बाद महाराष्ट्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3, 4, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वन गुर्जर खानाबदोश जनजाति सुर्खियों में रही है। ये मूल निवासी हैं छत्तीसगढ़ के, उत्तराखंड के, राजस्थान के या मध्य प्रदेश के। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड के। जो ये हाल ही में वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 के वन गुर्जर को प्रभाव से संबंध में चिंता व्यक्त की गई है। वन गुर्जर जो उत्तराखंड हिमालय का खानाबदोशी चारावाह समुदाय है, ये अपनी चारावाह संबंधी आजीविका की खोज में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के वनों में मौसमी प्रवास करते हैं, इसलिए चर्चा में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाद्वीपीय शेल्फ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये प्रमुख मत्स्यन स्थल है। ये कथन सही है। महाद्वीपीय शेल्फों पर महासागरीय नितल पर रहने वाले समुद्री जीवों का व्यापक संकेंद्रण पाया जाता है तथा ये प्रमुख मत्स्यन स्थल भी होते हैं। दूसरा कथन है, इनमें तेल और गैस तथा खनिज जैसे मूल्यवान संसाधन पाए जाते हैं। ये भी कथन
सही है। तीसरा कथन है महाद्वीपीय शेल्फों में तल पर गर्त पाए जाते हैं। यह कथन गलत है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री मनोरक्षा परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसका शुभारंभ नीति आयोग और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। ये कथन गलत है, क्योंकि इसका शुभारंभ राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्था और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री द्वारा किया गया है। दूसरा कथन है इसका लक्ष्य भारत भर में वन स्टॉप केंद्रों में पदाधिकारियों को मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण प्रदान करता है। यह कथन सही है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दून संरचना हिमालय के किस भाग की विशेषता है? दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय की? जी नहीं। दूसरा, अरुणाचल हिमालय की? इसका भी नहीं। पूर्वी हिमालय पर्वत की? इसका भी नहीं। हिमाचल और उत्तरांचल हिमालय की? इसकी है, क्योंकि वहीं देहरादून ऐसे स्थान पाए जाते हैं, ये इसी से मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से देश बुखारेस्ट नाइट या बुखारेस्ट फार्मेस्ट का हिस्सा है? इसमें देखें तो जर्मनी नहीं है, फ्रांस नहीं है, पोलैंड है और हंगरी है। बुखारेस्ट नाइट पूर्वी यूरोप में 9 नाटो देशों का एक समूह है जो शीत ऋतु में समाप्ति के पश्चात अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन का हिस्सा बन गए थे। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, केवल 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे या किन्हें भारत के मध्य भाग से होकर कर्क रेखा के गुजरने के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? पहला कथन है इसमें उत्तरी भारत की तुलना में दक्षिणी भारत वर्ष भर उच्च तापमान तथा कम दैनिक और वार्षिक तापांतर का अनुभव करता है। ये कथन सही है। कर्क रेखा पूर्व पश्चिम दिशा में भारत के मध्य भाग से गुजरती है। इस प्रकार देखें तो भारत का उत्तरी भाग उपोष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण क्षेत्र में स्थित है तथा कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भूमध्य रेखा के अधिक निकट होने के कारण वर्ष भर उच्च तापमान तथा कम दैनिक एवं वार्षिक तापांतर का अनुभव करता है। यहाँ पे आप समझिएगा, जो इसमें वर्ष भर भूमध्य रेखा पे जो तापमान अधिक रहता है, इस वजह से कम दैनिक और वार्षिक तापांतर का अनुभव होता है, इसलिए कथन सही है। दूसरा कथन है उत्तरी गोलार्ध के उत्तर अयतनांत पर संपूर्ण भारत में ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर सूर्य को अवलोकित किया जाता है। यह कथन गलत है। भारत पूर्णतः उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत का जो मुख्य भूमि है वो 8 डिग्री 4 मिनट से उत्तर में 37 डिग्री 17 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तारित है। कर्क रेखा स्थलीय भूमध्य रेखा से 23 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को चिन्हित करने वाला एक वृत्त है, जहां 21 जून को दोपहर में सूर्य प्रत्यक्ष रूप से सिर के ऊपर होता है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है। कर्क रेखा के ऊपर उत्तरी भारत में उत्तरी गोलार्ध के ऊपर अयनान का ऊर्ध्वाधर सूर्य का अवलोकन नहीं होता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घड़ी की सुई के विपरीत की दिशा में परिक्रमा करते हैं। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में परिक्रमण करते हैं। इसमें देखें तो ये कथन सही है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में परिक्रमण
करते हैं। दूसरा कथन है अन्य सभी ग्रहों का घनत्व पृथ्वी के घनत्व के कम है। ये भी कथन सही है, क्योंकि इसमें देखें तो 5.517 ग्राम सेंटीमीटर घनत्व के साथ पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है, और वहीं दूसरा उच्चतम घनत्व वाला ग्रह बुध है, जिसका घनत्व 5.44 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। तीसरा कथन है सभी ग्रहों का कम से कम एक प्राकृतिक उपग्रह होता है। यह कथन गलत है। बुध और शुक्र को छोड़ के सभी ग्रहों का कम से कम एक प्राकृतिक उपग्रह है। जैसे पृथ्वी का एक उपग्रह है, मंगल के 2, बृहस्पति के 16 और इसी तरह अन्य ग्रहों के भी उपग्रह हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें देखें तो ये पहला कथन गलत है, क्योंकि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घड़ी के सुई की दिशा में विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं। ये कथन गलत है, क्योंकि अब आप बताइए कौन सी जो 2 ग्रह हैं वो विपरीत दिशा में परिक्रमा करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राप्त होने वाले सौर विकिरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है पृथ्वी पर प्राप्त होने वाला सूर्यताप उपसौर की अपेक्षा अपसौर की स्थिति में अधिक होता है। यह कथन गलत है। इसमें देखें तो पृथ्वी के ऊपरी सतह पर प्राप्त होने वाला ऊर्जा में प्रतिवर्ष थोड़ा परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन पृथ्वी और सूर्य के मध्य की दूरी के अंतर के कारण होता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा के दौरान पृथ्वी 4 जुलाई को सूर्य के सबसे दूर अर्थात 152 मिलियन किलोमीटर दूर होता है। पृथ्वी के इस स्थिति को अपसर कहा जाता है। वहीं 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट अर्थात 147 मिलियन किलोमीटर दूर होता है। इस स्थिति को अपसर कहा जाता है। इसलिए पृथ्वी द्वारा प्राप्त वार्षिक सूर्यताप 3 जनवरी और 4 जुलाई की अपेक्षा अधिक होता है। दूसरा कथन है भूमध्य रेखा उष्णकटिबंधीय की तुलना में अपेक्षाकृत कम सूर्यताप प्राप्त करती है। यह कथन सही है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानीय पवनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त पवनों में से कौन सी शीतोष्ण महाद्वीपीय जलवायु में चलती हैं? सिरोको ये नहीं चलती है, मिस्ट्रल ये भी नहीं चलती है, फान ये चलती है और चिनकू भी चलती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, केवल 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कारणों में से कौन से उत्तर भारत में सर्दी के मौसम में अत्यधिक ठंड के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है या ठहराए जा सकते हैं? इसमें पहला है उत्तरी महाद्वीपीय क्षेत्र के महाद्वीपीयता, ये सही है। दूसरा है हिमालय पर्वत श्रृंखला में होने वाले हिमताप, इसके भी कारण होता है। तीसरा है कैस्पियन सागर से आने वाली ठंडी पवनें, इसके भी कारण मतलब अत्यधिक ठंडी होती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामग्री वितरण नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह सर्वरों के भौगोलिक रूप से वितरित समूह को संदर्भित करता है जो इंटरनेट सामग्री का वितरण आपूर्ति के लिए एक साथ काम करते हैं। यह कथन सही है। जो सीडीएन नेटवर्क के भौगोलिक रूप से विपरीत समूह को संदर्भित करता है जो इंटरनेट सामग्री की तीव्र आपूर्ति के लिए एक साथ काम करता है। दूसरा कथन है भारत में सामग्री वितरण नेटवर्क भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा विनियमित होता है। यह भी कथन सही है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुरुत्वाकर्षण विसंगति पद का सर्वोत्तम वर्णन करता है? इसमें पहला है
यह पृथ्वी के सतह पर उन क्षेत्रों को संदर्भित करता है जहां गुरुत्वाकर्षण का मान शून्य होता है। यह कथन गलत है। दूसरा कथन है, यह पृथ्वी के केंद्र के निकट आने पर गुरुत्वाकर्षण के घटने के मान को दर्शाता है। यह भी गलत है। तीसरा है, यह पृथ्वी के केंद्र के निकट आने पर गुरुत्वाकर्षण के बढ़ते मान को दर्शाता है। ये भी कथन गलत है। और चौथा है, यह गुरुत्वाकर्षण के अवलोकित मान और गुरुत्वाकर्षण के अपेक्षित मान के मध्य के अंतर को संदर्भित करता है। ये इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह प्रवाल निक्षेपों से निर्मित है। ये कथन सही है। जो लक्षद्वीप समूह है वो प्रवाल निक्षेपों से निर्मित हुए हैं। दूसरा है, यह तमिलनाडु के तट पर अवस्थित है। यह कथन गलत है क्योंकि यह मालाबार के तट से दूर है, मतलब वहां अवस्थित है जो अरब सागर में स्थित है। तीसरा है, इन द्वीपों को 10 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित किया जाता है। यह कथन गलत है क्योंकि अगर जो देखें तो इनको 11 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित किया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दूसरा और तीसरा कथन सही नहीं है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, केवल 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। मरुस्थल के प्रकार और दूसरी तरफ उनकी विशेषता लिखी हुई है। पहला है हमादा, जो उबड़ खाबड़ बालू टीलों के विशाल खंड है। ये गलत सुमेलित है क्योंकि हमादा एक चट्टानी मरुस्थल है जिसमें नग्न शैलों के बड़े शैल पृष्ठ होते हैं जिन पर रेत और धूल पवन द्वारा साफ हो जाते हैं। अनावृत चट्टाने रेत एवं धूल कणों द्वारा अच्छी तरह से चिकना एवं पालिश कर दिए जाते हैं। ये प्रदेश नग्न और ऊसर या अनवर होते हैं। दूसरा है रेंग, कोड़ीय कंकड़ और बाजरे की विस्तृत चादरें। ये सही है, ये इसकी विशेषता है। तीसरा है एरगर, नग्न चट्टानों के बड़े खंड। ये गलत सुमेलित है। जो एरगर एक रेतीला मरुस्थल है। यह रेत का समुद्र है जो मरुस्थलीय दृश्यों को लोकप्रिय दृश्य के रूप में दर्शाया जाता है। जो पौने मरुस्थलों के बीचों बीच ऊंचे नीचे बालू टीलों के विशाल हिस्सों का निक्षेप करती हैं। टिब्बा सतहों पर तरंगों के पेचीदे प्रतिरूप पवनों की दिशा का संकेत होती हैं। उपरोक्त युग्मों में से कौन सा सही है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, विषुववृत्त एशियाई महाद्वीप से होकर गुजरता है। ये कथन सही है। विषुववृत्त जिन महाद्वीपों से होकर गुजरता है उसमें ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया शामिल है। दूसरा कथन है, कोई भी भारतीय नदी 2 बार कर्क रेखा से होकर नहीं गुजरती है। यह कथन गलत है क्योंकि भारत में जो माही नदी है वो 2 बार कर्क रेखा से होकर गुजरती है। याद करिएगा, माही नदी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे सुपेस और XUVAS के सर्वश्रेष्ठ रूप में वर्णित किया जाता है। इसमें पहला है छोटे उपग्रह निक्षेप यानों को विकसित करने हेतु उन्नत इसरो परियोजना के प्रारूप में। यह गलत है। दूसरा है भारतीय न्यायपालिका की दक्षता बढ़ाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरण के रूप में। ये सही है क्योंकि हाल ही में केंद्रीय कानून मंत्री ने कहा कि न्याय वितरण प्रणाली की दक्षता बढ़ाने के लिए जो मशीन लर्निंग, ML और प्राकृतिक बुद्धिमत्ता यानी AI की नई अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता है, उसी के लिए इनको लाया गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये आगे के दोनों कथन गलत हैं। जब आपको उत्तर यही मिल गया तो आगे की पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वार स्थलाकृतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में पाए जाने वाले जलोढ़ पहाड़ के मैदान हैं। यह कथन सही है
दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय दुआर संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है। दुआर जो जलोढ़ बाढ़ के मैदान होते हैं जो हिमालय के बाह्य गिरिपादों के दक्षिण में और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन के उत्तर में अवस्थित है। दूसरा कथन है संकोच नदी इसे पूर्वी और पश्चिमी द्वार में विभाजित करती है। ये भी कथन सही है। इस क्षेत्र या प्रदेश को संकोची नदी पूर्व और पश्चिम द्वार में विभाजित करती है। तीसरा कथन है यह चाय के रोपड़ कृषि के लिए उपयोगी होती है। ये भी कथन सही है। जो द्वार इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि ये चाय बागानों के लिए उपयोगी होती है। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस क्षेत्र में शिवालिक अनुपस्थित होते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी उपरोक्त नदियों के जलग्रहण क्षेत्र भारत में घटता हुआ सही क्रम है? जो ब्रह्मपुत्र है इसका लगभग 916 किमी है। एक बार और साफ से लिखता हूँ 916 किमी। जो कृष्णा नदी है इसका लगभग 1400 किमी है और महानदी का 900 किमी है। और घटता हुआ क्रम पूछा हुआ तो सबसे पहले कृष्णा नदी यानी जो 2 से शुरू होता है 2, 1 और 3। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रति चक्रवातों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है साफ आसमान और शांत पवने इन चक्रवातों की पहचान होती है। ये कथन बिल्कुल सही है। जो प्रति चक्रवात सामान्य रूप से सुहावने मौसम की शुरुआत करते हैं, साफ आसमान होता है, पवन शांत होती हैं एवं तापमान ग्रीष्म ऋतु में अधिक होती है लेकिन शीत ऋतु में कम होती है। शीत ऋतु के निचले वायुमंडल में तीव्र शीतलन के परिणाम स्वरूप सघन कोहरा हो जाता है। प्रति चक्रवाती परिस्थिति कुछ दिन या हफ्तों तक रह सकती है और फिर शांतिपूर्वक तरीके से धीरे धीरे समाप्त भी हो जाती है। दूसरा कथन है प्रति चक्रवात में पवनें उत्तरी गोलार्ध में वामावर्ता और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणावर्ता चलती हैं। ये कथन गलत है। प्रति चक्रवात में पवनों का प्रवाह केंद्र से परिधि की ओर होता है और यह विक्षेपण के अधीन भी होता है लेकिन ये उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त और दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त चलती हैं जो यहाँ पे उल्टा लिख दिया हुआ है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन यह राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक राज्य में पश्चिमी घाट के किनारे अवस्थित है। कहा जाता है कि 3 महत्वपूर्ण नदियां तुंगा भ्रंद और नेत्रावली इसका उद्गम यहीं से हुआ है। यहाँ पाए जाने वाले जंतुओं में मालाबार सिवेट जंगली कुत्ता स्लॉथ बियर और चीतीदार हिरण शामिल है। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन किया गया है? इसमें पहले लिख दिया हुआ ये कर्नाटक राज्य में। अब कर्नाटक राज्य में जो है उसमें अगर जो इस परिप्रेक्ष्य से किसका सम्मिलन होता है तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कुरुद्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन वायुमंडल के संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है क्षोभ मंडल की मोटाई विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक होती है। ये कथन सही है क्योंकि इसमें देखें तो क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे निचला स्तर होता है। इसकी औसत ऊंचाई सतह से लगभग 13 किमी है और यह ध्रुवों के निकट निकट जाते जाते लगभग 8 किमी हो जाती है, इसलिए ये कथन सही है। दूसरा कथन है क्षोभ मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। यह कथन गलत है क्योंकि तापमान में कमी होने लगती है, गिरने लगता है तापमान। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन स्विट्जरलैंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन इसका विस्तार 10% से अधिक वैश्विक भूमि पर हुआ है। यह कथन देखें तो गलत है क्योंकि विश्व की केवल
3% भूमि पर ही पीट्सलैंड का विस्तार हुआ है। दूसरा कथन है, इनमें जल भराव की स्थिति होती है जो कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध मृद पादप अवशेषों के सूक्ष्मजीवी क्षय को सीमित करती है। यह कथन सही है। पीट्सलैंड आर्द्रभूमि का एक वर्ग है जो जल प्लावित परितंत्र होते हैं। जल भराव स्थिति में इनमें कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध मृत पादपों में अवशेषों के सूक्ष्मजीवी क्षय धीमा कर देती है। यह वायुमंडल में गैस के पुनः प्रवेश को रोकता भी है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है? बिग बैंग सिद्धांत, ये तो सबको पढ़ा होगा, ये है। दूसरा है हाल की स्थिर अवस्था संकल्पना, ये भी सही है। तीसरा है द बिग स्प्लैट सिद्धांत, ये गलत है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंपीय तरंगों के संचरण के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्राथमिक तरंगे पदार्थ में गर्त एवं उभार बनाती हैं। ये कथन गलत है। जो प्राथमिक तरंगे होती हैं, जिन्हें पी तरंगे भी कह देते हैं, ये तरंग की दिशा के समानांतर कंपन करती हैं। ये तरंगे संचरण की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थों के घनत्व में भिन्नता आती है, जिससे शैलों में संकुचन व फैलाव की प्रक्रिया होती है। दूसरा कथन है, द्वितीयक तरंगे पदार्थ में फैलाव एवं संकुचन उत्पन्न करते हैं। ये भी कथन गलत है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पदार्थ में फैलाव एवं संकुचन की उत्पन्न ये प्राथमिक तरंगों के द्वारा होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसमें कथन दोनों गलत हैं। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, भू आकृति की प्रक्रियाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, बहिर्जनीय बल अपनी ऊर्जा मुख्य रूप से पृथ्वी के अंदर से प्राप्त करती हैं, जबकि अंतर्जनित बल अपनी ऊर्जा भूमंडल से प्राप्त करती हैं। यह कथन गलत है। जो बहिर्जनित प्रक्रियाएं हैं, अपनी ऊर्जा सूर्य की अंतिम ऊर्जा द्वारा निर्धारित वायुमंडल से और विवर्तनीय कारणों द्वारा उत्पन्न प्रवणता से प्राप्त करते हैं, जबकि पृथ्वी के अंदर से निकलने वाली ऊर्जा अंतर्जनित भू आकृति प्रक्रियाओं के लिए प्रमुख बल होती हैं। दूसरा कथन है, बहिर्जनित बलों की प्रक्रियाएं निरंतर धरातल के भागों के ऊपर उठती रहती हैं, जबकि अंतर्जनित बलों के कार्यों से भू आकृतियों का भी घर्षण तथा गर्तों का भराव करती हैं। ये भी कथन गलत है। जो बहिर्जनित बलों की क्रियाओं के परिणाम स्वरूप धरातल पर उभरी हुई भू आकृतियों का विघर्षण तथा बेसिन गर्तों का भराव होता है। धरातल पर अपर्दन के माध्यम से उच्चावच के मध्य अंतर के कम होने को तल असंतुलन कहते हैं। अंतर्जनित बल निरंतर धरातल के भागों को ऊपर उठाते एवं निर्माण करते हैं, तथा इस प्रकार बहिर्जनित प्रक्रियाएं उच्चावच में भिन्नता को समतल या समान करने में विफल रहती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, ना तो 1 और ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलहन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 में तिलहन के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने हेतु व्यापक योजना लागू करने का प्रस्ताव किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, विगत 5 वर्षों में खाद्य तेल का आयात में निरंतर वृद्धि हुई है। किसी भी कथन में अगर जो निरंतर, एक समान, बहुत अधिक, बहुत कम ऐसे रहते हैं तो वो कथन ज़्यादातर गलत ही होते हैं, इसलिए ये कथन गलत है। इसमें देखें तो 5 वर्षों में खाद्य तेल के आयात में निरंतर वृद्धि हुई है, ये कथन गलत है, क्योंकि कभी कम भी होता है और बढ़ता भी है। दूसरा कथन है, कुल आयातित खाद्य तेल में पाम ऑयल की हिस्सेदारी 60% है। ये कथन सही है। भारत वर्तमान में अपने घरेलू मांग में 60% हिस्से की आपूर्ति हेतु
आयात पर निर्भर है। सभी आयातित खाद्य तेलों में पाम ऑयल की हिस्सेदारी लगभग 60% है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी विक्षोभ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन है रात्रि के तापमान में अचानक गिरावट भारत में इसके आगमन की विशेषता है। ये कथन गलत है, क्योंकि सामान्यतः रात्रि में तापमान में वृद्धि को इन विक्षोभ के आगमन के पूर्व के संकेत माने जाते हैं, ना कि गिरावट के। अब आगे कोई कोट बना रही है तो ये कथन सही होंगे। इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ग्रीष्म ऋतु में आने वाले स्थानीय तूफान निम्नलिखित में से कौन सी फसलों की वृद्धि में सहायक होते हैं? कॉफी के लिए होते हैं, चाय के लिए भी होते हैं, जूट के लिए भी होते हैं, सरसों के लिए नहीं होते हैं, क्योंकि सरसों की फसल पूरी खराब हो जाती है इससे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ सागरीय धाराएं लिखी हुई है, दूसरी तरफ उनकी प्रकृति, वो गर्म है या ठंडी। जो पहला है ओयासियो धारा, ये ठंडी प्रकृति की, इसमें देखें तो ये सही है। दूसरा है क्यूरोसियो धारा, गर्म, ये भी सही है। तीसरा है कैलिफोर्निया धारा, गर्म, ये गलत है, क्योंकि जो कैलिफोर्निया है ये ठंडी प्रकृति की धारा है। उपर्युक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से पर्यटन स्थल प्रसिद्ध ज्वालामुखी हॉटस्पॉट भी हैं? इसमें पहला है गैलापागोस द्वीप, ये सही है, ये ज्वालामुखी हॉटस्पॉट स्थल भी है। दूसरा हवाई, ये भी सही है। तीसरा है येलोस्टोन नेशनल पार्क, ये भी सही है। और जो आप कुछ घूमने वाले ब्लॉग देखते होंगे उसमें ये आपको जरूर किसी न किसी ब्लॉग में देखने को मिला होगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर होगा विकल्प डी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा शब्दों का प्रयोग किससे किसके संबंध में किया जाता है? ये तो लगभग सभी जानते होंगे। महासागरीय धाराएं, जी नहीं। जेठ धाराएं, जी नहीं। पूर्वी पवने, ये भी नहीं। पछुआ पवने, ये होती हैं, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में 40 जो डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ के बीच जहाँ समुद्र का व्यापक विस्तार है, पछुआ पवने वर्ष भर बहुत अधिक तीव्र और नियमितता के साथ बहती हैं। ये महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर बहुत अधिक वर्षा लेकर आती हैं। इन मौसम आंध्र और तूफानी हो जाती हैं। इस प्रकार नाविक जो होते हैं, जो पश्चिमी पवनों को अपने अक्षांशों में आने वाले तूफानों के अलग-अलग स्तर के अनुसार गरजती चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा के नाम से संदर्भित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो सीबीआई के संदर्भ में हाल ही में सुर्खियों में रहे पद सामान्यतः सहमति का तात्पर्य है। इसमें पहला है केंद्रीय राज्य के भीतर मामलों की जांच के लिए प्रकरण विशिष्ट अनुमति की आवश्यकता नहीं है। ये कथन सही है। यह ज्ञात है कि सीबीआई का अधिकार केवल केंद्र सरकार के विभागों और कर्मचारियों पर है। वहीं वह राज्य सरकार के कर्मचारियों या किसी राज्य के हिंसक अपराध से जुड़े मामलों की जांच तभी कर सकती है जब राज्य सरकार इस हेतु अपनी सहमति दे। इस प्रकार इसे हर बार अनुमति लेने से बचने के लिए प्रकरण विशिष्ट सहमति के बजाय सामान्य सहमति प्राप्त होती है। ये आगे के तीनों कथन गलत होंगे, क्योंकि ये स्पष्ट रूप से सही है। अगर जो कूट बना होता तो आगे के क्वेश्चन कथन पढ़ते हम लोग, इससे टाइम भी बचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे ही कोई भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ता है वह क्या देखता है? देशांतर की लंबाई में कमी। यह कथन गलत है, क्योंकि देशांतर में नहीं अक्षांशों में कमी आने लगती है। दूसरा कथन है
देशांतरों के बीच की दूरी में कमी। ये कथन सही है, क्योंकि जो देशांतर रेखा है ऐसे होते हैं, यहाँ पे ये कमी होती है और यहाँ पे सबसे अधिक दूरी होती है। तीसरा है तुंगता में वृद्धि। ये कथन गलत है। पर जानते हैं तुंगता होता क्या है? किसी स्थान की तुंगता समुद्र तल से उस स्थान की ऊंचाई है जिसका किसी स्थान के अक्षांश या देशांतर में कोई संबंध नहीं है। जैसे कि रूस में यूराल पहाड़ी की ऊंचाई स्तर भारतीय महाद्वीपों की तुलना में अधिक है और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई यूराल पहाड़ों में भी अधिक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, केवल 2। आज का आखिरी क्वेश्चन, भारतीय भूमि पतन प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है। यह कथन गलत है, क्योंकि वह गृह मंत्री के सीमा प्रबंधन विभाग के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है। दूसरा कथन है, इसे भारत की सीमाओं पर भूमि बंदरगाहों के निर्माण और कार्गो के निर्माण, आवाजाही के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है। यह कथन सही है। उपरोक्त युग्मों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, केवल 2। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी टेस्ट सीरीज के साथ। तब के लिए धन्यवाद।